स्टार्ट। महोदय, मांस, मछली आदि को भी इससे पकाया जा सकता है। सोलर हीटर सार्वजनिक स्थानों जैसे अस्पताल, होटल, कारखाने आदि में पानी गर्म करने के लिए काम में लाए जाते हैं। सोलर ड्रायर की सहायता से अनाज, तंबाकू, नारियल, इमारती लकड़ियाँ आदि को सुखाया जाता है। अब तो ऐसे और संयंत्रों का विकास किया जा रहा है जिससे समुद्र जल के खारेपन को दूर किया जा सकता है। सौर ऊर्जा से हमारे दूर दराज के गांव भी अब प्रकाश से जगमगा उठेंगे और गांव भी शहरों की तरह सभी आधुनिक साधनों से संपन्न हो जाएंगे। हम भारतवासी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश में सौर ऊर्जा 12 महीने सुलभ है। हमें चाहिए कि हम सौर ऊर्जा का भरपूर लाभ उठाएं। इससे न केवल पारंपरिक ऊर्जा की बचत होगी, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि के लिए विदेशों का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा, बल्कि विदेशी मुद्रा में भी ज़्यादा बचत हो सकेगी। निसंदेह सौर ऊर्जा की क्रांति से सामान्य व्यक्ति को लाभ मिलेगा और देश चहुमुखी विकास का स्वप्न साकार कर सकेगा। चुनाव के पहले की स्थिति से देश गुजर रहा है। देश का लाखों करोड़ों का खर्च चुनाव पर होता है, चुनाव प्रक्रिया पर होता है। अतिरिक्त इसके चुनाव प्रत्याशी भी लाखों करोड़ों का खर्च करते हैं। जन जन तक पहुंचने के लिए, जननेता बनने के लिए अशिक्षित जनता भीड़ देखती है, दिखावा देखती है, प्रदर्शन देखती है, फिर कुछ छोटे मोटे लालच भी काम करते हैं और जनता गुमराह हो जाती है। ऐसी स्थिति में चुने गए प्रत्याशियों से भला क्या देश का हित हो सकता है। शिक्षित बुद्धिजीवी व्यक्ति चुनाव प्रक्रिया से, चुनाव परिणामों से हताश होकर प्रक्रिया से ही अपने को दूर रखने का उपक्रम करते हैं या करने को मजबूर हो जाते हैं। लंबी खड़ी कतारों में अपना समय नहीं लगाना चाहते। लोकसभा, विधानसभा, पंचायत सभी चुनाव यदि एक ही समय कराए जाएं तो बहुत संभव है लोगों में रुचि बने, समय का व्यय रुके, आर्थिक खर्च भार जो देश को बार बार करना पड़ता है वह बच सकता है। क्या ऐसा कुछ सोचा नहीं जा सकता? प्रत्याशी बनने के लिए भी कुछ मापदंड निर्धारित होने चाहिए। उनको शिक्षित होना चाहिए और चुने जाने के बाद उनके लिए एक आचार संहिता होनी चाहिए। उनके खर्च एवं संपदा पर एक प्रतिबंध होना चाहिए। एक गवेषणात्मक दृष्टि होनी चाहिए। समाज का हित चाहने वाले ऐसे चुनिंदा लोगों का
जीवन महात्मा गांधी की तरह सरल, स्वच्छ एवं सादगी वाला होना चाहिए। यदि ऐसा होने लगा तो व्यापारिक भावना से आने वाले प्रत्याशी स्वयं हट जाएंगे। अच्छे चुनिंदा व्यक्ति ही देश को सही दिशा दे सकते हैं, देश का हित कर सकते हैं। बहुजन संप्रेषण के माध्यमों के अभिनव विकास तथा राष्ट्रीय चेतना का अंतर्राष्ट्रीय जीवन से संबंध बढ़ा है, जिसके कारण मनुष्य की सामाजिक और आर्थिक समस्याएं भी जटिल होती गई हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास भी निरंतर ऊर्ध्वमुखी हो रहा है। महोदय, आज के इस समारोह का अपना अलग महत्व है। पंचायत भारतवर्ष की एक बहुत पुरानी संस्था है और जैसा अभी कहा गया, इन्हीं पंचायतों के कारण ही भारतवर्ष अब तक जीवित रह सका है। हम पर बाहर से बार बार आक्रमण हुए, विदेशियों की विजय हुई, पर ग्राम पंचायतें अपने स्थान पर ज्यों की त्यों बनी रहीं। अंग्रेजी शासन के विस्तार के फलस्वरूप अन्य संस्थाओं के बिखर जाने के साथ साथ ये पंचायतें भी नष्ट हो गईं। जिस समय हम लोग ब्रिटिश सरकार से भारत के लिए स्वराज्य प्राप्त करने के प्रयत्न में लगे हुए थे, उस समय गांव-गांव में जो कांग्रेस कमेटियां स्थापित हुईं, वे एक प्रकार से पंचायतें ही तो थीं, पर उस समय हमारे हाथों में अधिकार नहीं था और जो पंचायतें स्थापित हुईं, वे जनता की इच्छा से ही स्थापित हुईं। हमारे हाथों में जब अधिकार आया तो उस समय ये ग्राम पंचायतें सभी स्थानों पर थीं। संविधान बनाते समय भी यही सोचा गया कि ऊंची व्यवस्थापिका सभाओं तक पहुंचने के लिए पंचायतें ही सबसे पहली कड़ी होंगी। उसके बाद सभी प्रदेशों और राज्यों की सरकारों ने पंचायत संबंधी कानून पास किए और पंचायतें स्थापित होने लगी। इस समय प्रायः सभी राज्यों में पंचायतें हैं, या दूसरी बात है कि कहीं पर उनका काम भली भांति चल रहा है और कहीं उतने सुचारू रूप से नहीं चल रहा। आज यह सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आपके इस राज्य में पंचायतों को ठीक रूप से चलाने पर बड़ा जोर दिया जा रहा है, जिनका काम सबसे अच्छा और सुंदर समझा जाता है, उनको पुरस्कार दिया जाता है। इसलिए मैंने आपकी ओर से आज 2-4 पंचायतों के मुखिया लोगों को अनुदान दिया। मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूँ कि उनका काम 4000 ग्राम पंचायतों में सबसे अच्छा समझा गया। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि पहले की हमारी पंचायतें क्यों मिट गईं। हमारे देश में पंचायतें परंपरा से चली आ रही थीं। अंग्रेज़ों ने भी मुक्त कंठ से इस बात को स्वीकार किया कि भारत का प्रत्येक
गांव गणराज्य था। पर एक समय आया जब गांव स्वतंत्र गणराज्य न रहें और देश परतंत्र हो गया। इसका कारण हम में कमजोरियों का आना था। हमें उन कमजोरियों से अभी भी बचते रहना चाहिए जिससे फिर से वह दिन ना देखना पड़े। वह कमजोरी थी उन पंचायतों का संकीर्ण दृष्टिकोण। लोगों ने पंचायतों की परिधि के क्षेत्र को ही अपना देश माना और इस कारण जब एक पंचायत पर आक्रमण हुआ तो दूसरी पंचायतों ने उसकी रक्षा में हाथ बटाना अपना धर्म नहीं समझा। इसी प्रकार विदेशियों ने एक एक पर आक्रमण करके सारे देश पर अपना अधिकार कर लिया। हमारे शत्रुओं ने हमारे पारस्परिक वैमनस्य और भेदभाव से भी लाभ उठाया। अभी हाल में जब भाषावार राज्यों का प्रश्न उपस्थित हुआ तो गांव की छोटी छोटी पंचायतों ने जैसी संपत्तियां प्रकट की उनसे यह स्पष्ट हो गया